लो जी क्वेश्चन नंबर 291। पर्यटन कैसे नहीं है सिलेबस में? ज्योग्राफी में देखो जाके, अरे आपदा की एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आपदा प्रबंधन, मैंने जेल प्रहरी के पेपर में पढ़ाया था, सिर्फ 5 पेज की आपदा प्रबंधन की पीडीएफ है, तुम मुझे याद दिला देना इस क्लास के बाद में। मजाल क्या एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए। एसडीएमए, डीडीएमए और इन सब का हेड कौन होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और वो एक्ट कब लाया गया था? प्रधानमंत्री वहां का हेड है, स्टेट में सीएम होता है, जिला स्तर पर डीएम होता है। इनमें से ही प्रश्न आएगा एक, बात ना आवे तो मैंने व्हाट्सएप का याद दिला दिया करो बेटा। जैसे वो 1 रिपोर्ट मैंने शेयर की थी, वैसे के वैसे आपदा प्रबंधन की मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स जो मैंने जेल प्रहरी में तैयार किए थे। अब स्टार्ट करें पॉलिटी। तो ले मां सरस्वती का नाम, माता की आज्ञा से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 291 ये स्टार्ट हो रही है इंडिया की पॉलिटी। पहले हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे। पानी वानी पी के बैठ जाओ सभी, ठीक है ना? शुरू कर रहे हैं इंडिया पॉलिटी। चलो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी 7 दिनों में 7 महीनों में हो सकती क्या? देख बेटा, मैंने तो रिटर्न सब इंस्पेक्टर का पास किया, तो मां सरस्वती का साक्षी हूँ, सामने खड़ा हूँ, सिर्फ 14 दिन पढ़ा था, ठीक है? और मेरा निकला था रिटर्न एग्जाम, ठीक है? तो मेरा 14 दिन में निकल सकता है, तो तुम्हारे 140 दिन में क्यों नहीं निकल सकता? माइंड मैप का वीडियो कोर्स लेके पढ़ लेना, और माइंड मैप की 3 किताबें, हिंदी की, इंडिया जीके की, राजस्थान जीके की। राजस्थान इंडिया जीके रामबाण रट लेना, हिंदी की किताब पढ़ लेना, माइंड मैप की 3 किताबें, और माइंड मैप का वीडियो कोर्स लिखना नहीं है, खाली पढ़ते जाना है, ठीक है? हाँ। तुम 140 दिन पढ़ लेना, हो जाएगा। पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? बड़ा अच्छा प्रश्न है। संविधान आंसर बताओ फटाफट, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा हुआ है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन पूछ रहा है, संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 9 दिसंबर से काउंट करना, और आपका 24 जनवरी 1950 तक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें तो क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ जिस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, ये नवंबर के महीने में अंगीकृत किया गया। गलती कर दी ना, सारे के सारे डी बता रहे। अंगीकृत, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। मदन सर यूं कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ी लाते, सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये तो संविधान बनकर तैयार हुआ, थोड़ा ध्यान देना। 10 में से 10 सही करने पॉलिटी में। संविधान बनकर तैयार होने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो गलती मत करना ऐसे, ठीक है? वैसे सीटें खूब है, तो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स 2-4 तो माफ की जा सकती है, लेकिन 20-25 माफ नहीं की जा सकती, ठीक है? तो यहां पर 3 वर्ष, नवंबर के बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, अधिनियमित कर लिया गया था। लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने और ऐड करो, तो 11 के अंदर 2 जोड़ो, एक 12वां महीना भी पूरा हो गया, और पहला महीना उसके भी 16 दिन ऊपर हो गए, ठीक है? तो इस प्रकार है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो करो, शेयर करो फटाफट, सारे साथियों को बुला के लेके आ जाओ। तो ये संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950, जब 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है? 24 जनवरी को। तो ऐसे गलती मत करना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक आपके 24 जनवरी 1950 को होती है अंतिम बैठक, और अंतिम बैठक के दिन आपके यहां पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान के ऊपर। और संविधान सभा ही जो भारत की संसद बनी थी, बाद में आगे जाकर के क्या बनती है? भारत की संसद बनती है।
निम्न में से कौन है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। संविधान सभा की बात करें, जो सीटों की संख्या 389 थी वो 299 रह गई थी। वो आपके, हम बात करें पार्टीशन के बाद में, तो जिन्ना चला गया पाकिस्तान अपने मेंबर्स को लेके, तो वही जा ठीक है। तो इस वजह से इस सीटों की संख्या है वो कम रह गई थी, और हम बात करें जिन्ना उसमें शामिल नहीं था। अगला देखिएगा, भारत का वर्तमान संविधान है वो आपका कब लागू हो गया? देखो, जनता को कब दिया गया, तब ये आपको एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था, जनता को कब दिया? ये भी एक प्रश्न पूछा, बड़े एग्जाम में पूछा था, हालांकि तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा। तब वो 26 नवंबर ही आएगा। जनता को देना या अपनाना एक ही बात है, 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू करने की बात हो तो आपका पूछे 26 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़ा सा क्या है, कई बार समझने की बात है। अब पहली बैठक पर 207 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, और पहली बैठक आपके 9 दिसंबर को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा की जो आपकी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत हैं, और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। प्रांतीय संविधान समिति और इसके साथ साथ आपके अल्पसंख्यक समिति के जो हेड है उसके भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? आपके सरदार पटेल रहेंगे। प्रांत के सरदार पटेल रहेंगे। नेहरू की बात आए तो आप कर देना, संघ और राज्यों की जितनी भी समितियां थी ना, संघ और राज्यों की जितनी भी समितियां थी उनके कौन थे? आपके ये थे, ये संचालन समिति के हेड थे। अभी ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। संचालन प्रक्रिया संचालन समिति जो है, संचालन समिति प्रक्रिया समिति, उसके हेड थे। अच्छा प्रश्न है, पटवारी में पूछा था। तो पटेल जी हैं तो प्रांत हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज के। संघ और राज्यों के पूछे तो नेहरू जी हैं। 8 बड़ी समितियां थी, उनके प्रश्न आपसे पूछा। बताओ झंडा समिति के हेड कौन थे? झंडा समिति के हेड कौन थे? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अंदर हुआ करते थे। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के, और प्रारूप समिति के जो 7 सदस्यों की बात हो रही है 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947, क्योंकि 1946 की हम बात करें, झंडा के राजेंद्र प्रसाद जी, बिल्कुल सही। 1946 को 11 दिसंबर 1900 जब बात करें, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसके 8 महीने बाद में हम ये बात करें, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और उसके जो हेड थे वो भीमराव जी अंबेडकर थे। आपके 6 पारियों में से 4 पारी में यह प्रश्न आएगा, प्रारूप समिति के हेड कौन थे? या तो सरदार पटेल का पूछेंगे, नेहरू का पूछेंगे, या आपके भीमराव जी का पूछेंगे। तीनों के याद रखने, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। हेड कौन थे? कैबिनेट समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न भी हर पारी में पूछा जाएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के नए प्रश्न बोर्ड लाएगा कहां से? संविधान दे दिया, लाएगा कहां से बताओ? हर पारी में उसको 10 प्रश्न पूछने हैं, 6 पारी में 60 प्रश्न पूछने हैं। 60 के 60 मैं तुम्हें लिख के दे दूं, उस 60 में से मान के चलो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हर पारी में पूछने पड़ेंगे। मतलब 6 पारियों में से आधे से ज्यादा वो क्वेश्चन आ जाएंगे पॉलिटी के। वही है जो बता रहा हूं, इन्हीं में से आएंगे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? एक पूछ रहा है अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये आपको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये आपके 11 दिसंबर को बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। अब सच्चिदानंद जी सिन्हा है तो वो अस्थायी है। अब इसमें ऑप्शन में अगर सच्चिदानंद सिन्हा होता ना तो प्रश्न है वो डिलीट हो सकता था। अध्यक्ष पूछ रहे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो वो भी थे, भले ही अस्थायी थे। तो ये बात है, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये पहली बैठक जब हुई थी ना, उस समय 9 दिसंबर को आपको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी हेड बनाया गया था। बाद में स्थायी को चुन लिया गया था। दिमाग में बात बैठ रही है सीधी सी? अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? आपकी 6 में से 6 पारी में यह प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लेना। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यह अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, मिति मार्च 6।
है ना, ऐसे डेट दी हुई नीचे, तो 26 नवंबर, 26 तो सब में दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना 26 नवंबर है 1949। हालांकि ये सीधे टाइप के प्रश्न है, लेकिन 55,000 जब सीटें होती है ना तो ऐसे ही पेपर आते हैं। मेरी बहनें जो घर बैठे पढ़ रही है घर गृहस्थी के जंजाल में, लेकिन माता पिता ने पढ़ाया, वो कामयाब होना चाहती है। कई भाई ऐसे हैं जो नौकरी करते हुए पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि उनके लिए क्लासेस इतनी यूजफुल है कि वो कह रहे गुरुजी न्याल कर दिया, सीधा पेपर बता दिया आपने तो। और उनके अंदर रुचि पैदा हो रही है कई वर्षों बाद में पढ़ने की, और उनके अंदर एक लगन पैदा हुई है कि सर हमें उस मुकाम तक ले जाएंगे। और जिन्होंने पहले लंबे समय तक पढ़ा उनका भी स्वागत है, वो 150-60 से सिलेक्ट हो, बाकी वाले 130, 115, 120 पर भी सिलेक्ट होंगे। तो सबका स्वागत है, आ जाओ सिलेक्शन ले लो। हाँ नहीं, ये बात गलत है कि सबको, चपरासी क्या होता है, सरकारी नौकरी 10 बजे जाओ शाम को। हाँ आवाज आ रही है, वो माइक डिस्चार्ज हो जाता है 4-5 घंटे में। वैसे तो महंगे वाले माइक हैं, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं स्टूडियो में, सारी इन्वर्टर वगैरह सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ओके है, ओके है वॉइस, आगे बढ़े, ठीक है। तो भीमराव जी अंबेडकर का निर्वाचन है वो बम्बई। एक प्रश्न ये आता है, प्रति 10 लाख पर इनका निर्वाचन है वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था, और वो भी आपका अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रति 10 लाख पर एक का हुआ था, ठीक है। और ये सीधे सीधे प्रश्न आता है, संविधान सभा के अंदर सदस्य कैसे बने थे, हर पारी में प्रश्न पूछने पड़ेंगे, बोर्ड के पास प्रश्न नहीं है, ठीक है ना, मेरी क्लास से लेके जाएंगे क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है ना, उसके अध्यक्ष कौन है, इंपोर्टेंट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300 डॉक्टर राजेंद्र बाबू। एक बार मैं भी देख लेता हूँ यार, वॉइस तुम क्या वॉइस प्रॉब्लम है। वॉइस में सही तो आ रही है भाई, बेटा ब्लॉक कर दूंगा, कौन है वो कमेंट करने वाला। अच्छा वो बच्चे पीछे चल रहे हैं कुछ, इसलिए कह रहे हैं वॉइस चली गई। एक तो तार गुरुजी नींद को नहीं लेवी पूरी रात, मैं डिस्टर्ब कर रही है। आगे आजो, देखो झंडा समिति के राजेंद्र बाबू है। संविधान के 5 में से 5 प्रश्न मिला के जाऊंगा अभी अगले आधे घंटे के अंदर, देखो तुम हो गए 2 प्रश्न तो रेडी। संविधान देखो, भारत का संविधान बहुत लंबा है और बहुत कठोर है और बहुत आगे है, ये कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर 301। देखो भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, है ना, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। भारत का संविधान कैसा है, लचीला है या फिर कठोर है। तो गुरुजी भारत का संविधान थोड़ा लचीला है और थोड़ा कठोर भी है, कुछ कुछ जगहों पर कठोर भी है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हमें
संसद के अंदर जब बिल पारित करते हैं, कई बार आधे राज्यों या आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, वो कठोर प्रावधान लागू किए हुए, तो कठोर हैं और कहीं कहीं पे लचीला भी है। ठीक है, ओके। तो यहां याद रखना, ये मॉरिस जोन्स का कथन दिया हुआ है कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत लंबा, बहुत कठोर है, बहुत आगे। तो बहुत लंबा और बहुत कठोर है वो मॉरिस जोन्स ने कहा, मॉरिस जोन्स ने कहा था। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। अध्यक्ष तो सबको पता है, लेकिन उपाध्यक्ष जो याद करके जाएगा वो प्रश्न गलत नहीं करेगा। एच.सी. मुखर्जी है यहां पर, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी याद कर लेना। आज और कल 2 दिन अगर कोई माइंड मैप यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़ गया, मां सरस्वती साक्षी है, 80 से 90 प्रश्न सही करवा दूंगा। पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नन्हे मुन्ने लाले नहीं हो तुम, सब पढ़ा हुआ है। 2 दिन में एकदम डायरेक्शन दे दूंगा शेप में, 80 से 90 प्रश्न सही करा दूंगा। सिर्फ 2 दिन मेरे साथ जुड़ना, आज और कल, आज और कल। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों सब्सक्राइब होने चाहिए। ऐसी ऐसी पीडीएफ देने वाला हूं, तुम सोच भी नहीं सकते। टाइम पर दिया हुआ है ना, चीजें काम आती है, पहले दी हुई काम की नहीं है। 1946 की अंतरिम सरकार में जो वित्त विभाग किसके पास, देखो अंतरिम सरकार जब हमारी बनी थी तो नेहरू जी इसके हेड थे, नेहरू इसके क्या थे, हेड थे। अंतरिम सरकार, भाई अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपकी जो है वो ठीक है, संविधान बनेगा, अंतरिम सरकार भी बनी थी, तो अंतरिम सरकार के हेड नेहरू जी थे। उस विभाग के अंदर यहां पर कहा जा रहा है वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास में था, वित्त विभाग। एक आपका प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री, और इसमें भी जो है वो शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, जिन्ना की तरह नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पटवारी में पूछा था। ठीक है, ये इंडिया पॉलिटी के 5 में से 5 क्वेश्चन सही करेंगे। उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, अध्यक्ष राजेंद्र बाबू। अब आगे देखो कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। हम 26 जनवरी को क्या हो चुके थे, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 26 जनवरी जब भारत एक हम जो है भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, तो भारत के अंदर कैसी स्थिति हो चुकी थी। हालांकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 304 के अंदर। बताओ, क्या भारत गुलाम था, लोकतंत्र गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य था। हमारे पास सॉवरेंटी थी, हमारे पास संप्रभुता हमें सौंपी जा चुकी थी, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। परंतु पंथ निरपेक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 1976 के अंदर वो अपने शब्द को उस कॉन्स्टिट्यूशन शामिल किया था। समाजवादी शब्द भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संशोधन लाया गया था, 42वां संशोधन लाया गया था 1976 के अंदर, तब हमने ये शब्द शामिल किए थे। लेकिन शब्द जो पहला दिख रहा है ना, संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, हम आजाद हो चुके थे। वॉइस मिसमैच हो रही का है, मेरा वॉइस ठीक है? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ वॉइस ओके है क्या? बेटा सही तो है बेटा, यूं दिक्कत ना करो तुम लोग। ओके है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज ओके।
तो मेरे भाई प्यारे साथियों के संपूर्ण संप्रभुत्व बन गए थे 26 जनवरी को, जब हमारा संविधान लागू होते ही हमारे ऊपर हमारे पास सॉवरेंटी यानी प्रभुता संप्रभुता हमारे पास आ गई थी। हम किसी देश के गुलाम नहीं थे। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो ना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को इस तरह से लिखा हुआ है। उसमें पंथ निरपेक्षता भी वर्तमान में लिखा हुआ है, लेकिन संघीय शब्द कहीं पर भी लिखा हुआ प्रस्तावना के अंदर नहीं है। तो तुम लोगों को वो प्रस्तावना है वो कम से कम याद रहनी चाहिए। प्रस्तावना कम से कम याद रहनी चाहिए। इसके लिए तो थोड़ा सा 1 सेकंड ध्यान देना कि मैं आप लोगों को प्रियम्बल रटा ही देता हूं 1 सेकंड के अंदर। प्रियम्बल इन हिंदी, तो प्रियम्बल इन हिंदी ये रही। फिर प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये देखो, इसको अच्छे से रटो, बिठाओ दिमाग के अंदर। इसी में से एक प्रश्न पक्का आपके पूछा जाएगा, और यहां पर यह पूछा जा रहा है, ध्यान देना इसको, बहुत बढ़िया है। ये लो जी, नेट से लिया, सीधा डाउनलोड किया। प्रस्तावना से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। इसे उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था नेहरू का, उसे ही इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 13 दिसंबर को तो लाया गया प्रस्ताव 1946, और इसे 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था, और यह था नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, और यह बाद में क्या बन गया था? भारत की प्रस्तावना बन गया था। ठीक है, और प्रस्तावना के अंदर भारत के जो है संविधान का जो मोटो है वो बताया गया है। तो ये जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 1976 में जोड़े गए थे। तो ये बढ़िया प्रश्न सीधे सीधे आएंगे। तो क्या है यहाँ पर? न्याय बताया गया है, धर्म के बारे में बताया है, स्वतंत्रता है और समानता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता है। और 26 नवंबर को हमने मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। आपकी 6 पारी में एक प्रश्न हर पारी में इसमें से आएगा, हर पारी में एक प्रश्न इसमें से आएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, ओके। तो ये प्रस्तावना के बारे में संघीय शब्द कहीं भी नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता हमारे यहां पर देखो, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, लेकिन नैतिक प्रकार की स्वतंत्रता कहीं पर भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रस्तावना को 2 बार बोल लेना। 2 बार बोलने से तुम्हारा दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा कि भाई इस प्रकार की स्वतंत्रता है, इस प्रकार का न्याय है, इस प्रकार की समानता की बात हो रही है। दैट्स ऑल, उससे अलावा कुछ नहीं करना है। अरे भाई घर में देखो ना, बुजुर्ग जो हमारी दादी नानी है, वो गीता जी का अध्याय करते करते 18 अध्याय उनको कंठस्थ है। उनको पूछ लेना कि गीता जी के अंदर ये अध्याय के बारे में बताया है, वो कहेगी नहीं, इसमें से कोई नहीं, ये कथन गलत करो, वो भी बता देते हैं। तो वो भाई बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो तुम तो बहुत होशियार हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें नैतिक प्रकार की कहीं स्वतंत्रता नहीं है। न्याय है 3 प्रकार का, धर्म है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म नहीं, हम यहां बात करेंगे न्याय की बात हो रही है। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसान है। प्रस्तावना से एक प्रश्न आएगा, और लास्ट वाला कि कब लागू किया गया, एक वो, और एक 76वें जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंदर आपके कौन से शब्द जोड़े गए थे, वो प्रश्न सीधा सा पूछ लेंगे कि भाई ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द है वो कब जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आपके 42वें संशोधन के तहत जुड़े। एक प्रश्न ये आएगा तुम्हारे पेपर में। एक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हो सकता है कि एक बारी में दोनों प्रश्न आ जाए, क्योंकि ऐसा सीईटी के अंदर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, आज इंडिया आ रहा है रवि कि वियतनाम से क्लास देख रहा हूँ। शाबाश बेटा। एक थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि वो सऊदी अरब था, वहाँ से, तो स्वदेश है, और उससे ऊपर से सरकारी नौकरी। बच्चे लोग आज़ादी चाहते हैं। फोटो ले लो। देखो
पहले पढ़ाया इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाना वो इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ आना चाहिए। उद्देशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य है और ये परिपूर्णता की तस्वीर है, ये कथन किसका है? हालांकि थोड़ा कठिन प्रश्न है, ये पंडित ठाकुरदास भार्गव का कथन है, जिन्होंने ठाकुरदास भार्गव की हम बात करें तो प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ठाकुरदास भार्गव। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, वो अलग है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम कौन सा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखो ऐसा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं आगे। इसमें देखो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है प्रस्तावना का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न में से 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। ये तुम्हारे पेपर के 6 पारियों में छप चुका है क्वेश्चन। अब ये पहली पारी वालों को मैं पेपर ही तो बता रहा हूं और क्या बता रहा हूं। ये 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं अपने को। 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? हम बात करें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, जो ए ऑप्शन है इसके अंदर 309 के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है, थोड़ा नीचे है, आप देखोगे अखंडता शब्द नीचे है और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये बाद में जोड़े गए थे 1976 के अंदर। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में क्या है? लोकतंत्र भी है और साथ में भारत एक गणराज्य भी है। तो भारत गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, इसका मतलब क्या हुआ? दिए गए कथन के अंदर संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी आपके जो 18 वर्ष से ऊपर वाले हैं उनकी विद्यमानता। राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है और उसके बाद भारत में संसद सर्वोच्च है। तो गणतंत्र की जब भी बात है तो राष्ट्रपति की बात आएगी। याद रखना, गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति होता है और वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये प्रश्न आता है कि इसका क्या है? एक इलेक्टोरल जो मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति अभी हुआ इलेक्शन, तो जो 15वें बन गए हैं राधाकृष्णन जी, तो उनके निर्वाचन में संसद के सारे सदस्य शामिल थे। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति में सारे चलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो मेरे भाई, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये लोकतंत्र गणराज्य का हेड है, ये वंशानुगत पद नहीं है,